हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। मैं विकास तिवारी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई प्रश्नों की श्रृंखला का यह चौथा वीडियो है। जिन साथियों ने पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं उन्हें जाके देख लें। साथ ही 14 वीडियो प्लेलिस्ट में थियरी के अरेंज कर दिए गए हैं, उनको भी जाके देख लें आप, क्योंकि ये जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही उन्हीं वीडियोज़ पर बेस्ड है। ठीक है, जब आप उसे देखे रहेंगे और तब इसको देखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपका सवाल बनता चला हुआ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम कब पारित हुआ था? दोस्तों, जो सबसे पहला वीडियो था उसमें हमारा एक छोटी सी गलती हो गई, इसके लिए हम सॉरी कह रहे हैं सब लोगों से। दोस्तों, उसमें क्या कन्फ्यूज़न हो गया था छोटा सा। ये पारित हुआ था 1901 में, ठीक है, 1901 में, लेकिन लिख क्या दिया गया उसमें 2001। ये कन्फ्यूज़न क्या हुआ था हम बता रहे हैं अभी। देखिए, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की जब बात करेगा तो ये 1901 में हुआ था। ठीक है, अब कन्फ्यूज़न कहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ था, यही वाला हम बता रहे हैं, ये पूरा कट के यहाँ पे 1901 होगा। ठीक है, ये था, इसके लिए मैं तहे दिल से सॉरी बोल रहा हूँ आपको। देखते हैं अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों गलती, क्यों कन्फ्यूजन होता है हम लोगों को। देखो, ये उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 में ही आया था। ठीक है, अब हुआ क्या है कि 2000 में, सन 2000 में जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था तो एक उत्तरांचल भू राजस्व अधिनियम आया था, वो 2001 में आया था। ठीक है, तो उत्तरांचल भू राजस्व अधिनियम में क्या था कि जहाँ जहाँ पे उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में उत्तर प्रदेश लिखा था, माने इस वाले में समझ लो ये पूरी फाइल थी, इसी फाइल में जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश लिखा था उसी को काट करके उत्तराखंड लिख दिया गया। ठीक है, उसी का नाम कर दिया गया उत्तरांचल भू राजस्व अधिनियम 2001। ठीक है, तो ये अगर इसकी बात करें उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम तो ये 1901 में ही आया था, लेकिन इसी का हूबहू टू कॉपी कह सकते हैं 2001 में आया था। क्या चेंज था उसमें, उत्तर प्रदेश की जगह पे उत्तरांचल था। ठीक है, तो ये अगर उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम पूछेंगे तो 1901 में ही आया था। कन्फ्यूजन इसलिए हो गया था ना कि उत्तर प्रदेश बना ही नहीं था तब तक। मैं सोचा कि ये ऐसे कैसे होगा, ये लिखा हुआ था, मुझे लगा कि गलती है, लेकिन मैं विकिपीडिया पे देखा और सब सोर्सेज पे देखा तो ये सही है। तो ये वाला उत्तरांचल था 2001 में, 1901 में जो है उत्तर प्रदेश था। ठीक है, आशा करते हैं ये कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं वही लिखा हुआ जो मैं अभी बताया हूँ। उत्तराखंड को 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। कब किया गया था? उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, इठे ट्रिक याद कर लीजिए, 36 उत्तर झार, नवंबर में ही तीनों को किया गया था। सबसे पहले छत्तीसगढ़ को, फिर उत्तराखंड को, फिर झारखंड को। ठीक है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बना था, झारखंड जो है बिहार से बना था, और जो है ये छत्तीसगढ़ एमपी से बना था। ठीक है, ये था। बना कब कब था तो 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। ये 36, ये उत्तर, ये झार। ठीक है, ये 2000 सन 2000 की बात है। ठीक है, उत्तराखंड में लेखपाल को राजस्व पुलिस कहा जाता है। ये रिवीजन है आपका, होता रहता है। प्रश्न द्वितीय आते हैं हम लोग, दूसरे प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था के गठन से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति नहीं संबंधित है? ये अभी जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था। तो ये पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवीके राव समिति या रंगराजन समिति। तो हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा है, ये रंगराजन समिति। ये समिति किससे रिलेटेड है? फिर गरीबी मापन से है। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित विभिन्न समितियां कौन कौन सी हैं, हमने यहाँ पे इकट्ठा लिख दिया है कौन सी है। बलवंत राय मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है, जीवीके राव समिति है, LM सिंघवी समिति है। ठीक है, रंगराजन समिति गरीबी मापन से संबंधित है। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन जो था यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। रंगराजन समिति हम लोग पढ़ा भी है। ठीक है, ये आशा करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, लेखपाल भूमि अतिक्रमण के मामलों को
किसे सूचित करता है, ठीक है, किसे बताता है। भूमि अतिक्रमण का मतलब भूमि को जबरदस्ती हथियाया गया हो, कब्जा किया गया हो, तो इस मामले को लेखपाल किसे सूचित करेगा, किसे बताएगा कि भैया ऐसा कुछ हो गया है हमारे क्षेत्र में। तब ऑप्शन देखते हैं हम लोग, भूमि प्रबंधन समिति को, जिला कलेक्टर को, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, सहायक कलेक्टर, परगना अधिकारी को। तो बताइए दोस्तों, हाँ आपने सही सुना है, सही सोचा है, इस सहायक कलेक्टर परगना अधिकारी को। ये हमने एक डायरेक्ट एक लाइन ही लिखवाया था, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। क्यों ऐसा करता है, लेखपाल का जस्ट सीनियर ये होता है, ठीक है, सहायक कलेक्टर परगना अधिकारी। और जो सरकारी काम होते हैं वो एक प्रोटोकॉल के तहत काम किए जाते हैं, सरकारी काम जो होते हैं, ठीक है। तो ये लेखपाल है, जस्ट अपने सीनियर को सौंपेगा, ये वाला सीनियर जस्ट अपने सीनियर को सौंपेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें, इसके ऑप्शंस में आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है इसका ऑप्शंस में। देखिए, लेखपाल भूमि प्रबंधक समिति के मंत्री के रूप में काम करता है। अभी भूमि प्रबंधक समिति क्या होती है, जैसे जिस गांव में लेखपाल भैया की पोस्टिंग होती है उस गांव के कुछ लोग, ठीक है, जो प्रधान हो गए, ऐसे कुछ लोग एक समिति बनाते हैं। समिति मतलब एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। उसी ग्रुप का, उसी समिति का मेंबर होता है कौन, लेखपाल। और मेंबर ऐसा वैसा मेंबर नहीं, मंत्री होता है, ठीक है, उसी समिति के मंत्री के रूप में काम करता है लेखपाल आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, इस समिति की बैठक में लेखपाल की उपस्थिति अनिवार्य होती है, ठीक है। जब भी इस समिति की बैठक होगी लेखपाल की उपस्थिति अनिवार्य होगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, यदि समिति को पता चले कि कोई भूमि अतिक्रमण का मामला, मतलब कोई भूमि को जबरदस्ती कब्जा लिया गया, हथिया लिया गया है, तो उसकी जानकारी लेखपाल द्वारा सहायक कलेक्टर परगना अधिकारी को दिया जाती है, ठीक है। लेखपाल का जस्ट सीनियर है ये, जस्ट अगला वाला सीनियर, ठीक है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 में पारित हुआ था, ये याद कर लीजिए, ठीक है, 2001 में नहीं था, ध्यान रहे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन हमारा, तमिलनाडु में लेखपाल के पद को प्रणव अधिकारी कहा जाता है। ये यहाँ पे कर्णम अधिकारी लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे प्रणव लिखा था, कर्णम लिख दीजिएगा। तमिलनाडु में लेखपाल के पद को कर्णम अधिकारी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा कथन है हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान 1918 में सभी गांव में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल की नियुक्ति की गई थी। बताइए कौन सा सही है। ये सही मतलब पहला सही है, दूसरा सही है, पहला गलत दूसरा सही, इस टाइप का ऑप्शन है, देख लीजिए, बताइए कौन सा सही है। तो हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा है, ये दोनों सही हैं, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही, ठीक है ना। अभी आगे देख लेते हैं, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन डी सही हो गया। अब देखिए इसके बारे में, पटवारी प्रणाली की शुरुआत, लेखपाल जो प्रथा है इसकी शुरुआत किसने की थी, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के समय जो है ये विभाग जो था उसका क्या नाम था, दीवान ए वजारत, वजारत है, ठीक है, ये लास्ट में ता भी रहेगा, दीवान ए वजारत। जरीब क्या होता है, जरीब एक प्रकार का मापक यंत्र होता है, ठीक है, जरीब एक प्रकार का मापक यंत्र होता है। जैसे आज की डेट में इंची टेप होता है, फीता होता है, तो उसके उस समय मतलब लेखपाल, अरे माफ़ करिए, शेरशाह सूरी के समय तो ये फीता तो होता नहीं था, तो उस समय एक जरीब नाम का एक यंत्र बनाया जाता, लकड़ी का होता था, तो उसी को बोलते हैं, एक प्रकार का भूमि मापक यंत्र है, ठीक है। अकबर के शासन काल में पटवारी प्रथा जो थी अपने मैक्सिमम चरम सीमा पे थी, ठीक है। अकबर के शासन में शुरुआत शेरशाह सूरी, चरम सीमा पे अकबर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी ने पटवारी से नाम लेखपाल कर दिया, ठीक है, 1974 में किया था। आगे देखते हैं, किस प्रकार की बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, बताइए। ऑप्शंस लिखे हैं आपके सामने, हाँ तो आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सोच रहे हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी का ही आप अलग नाम होता है छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब हम लोग बताए थे, हम एग्जाम्पल डिस्कस किए थे कि जैसे कोई क्षेत्र है, मतलब खेत है, उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं, 70, 71, 72, 73, 74। अभी क्या हुआ कि ये लोग मिल के 2010 में
एक क्षेत्र में एक क्षेत्र में मतलब एक खेत है, उसमें 10 कुंटल गेहूं उगाए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगले साल 2011 में क्या हुआ, ये भैया जो 73 थे 74 थे ये कनाडा निकल लिए कमाने। तब ये बाकी 3 जो बचे हैं ये लोग, इन लोग ने मिलकर जब उत्पादन किया 2011 में, तब कितना उत्पादन रहा, तब भी 10 ही कुंटल रहा, ऐसा नहीं कि कम हो गया। तब इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो 73 और 74 ने 2010 में उगाई की ये थी वो शून्य थी, ठीक है ना, वो कुछ उगा ही नहीं रहे थे, बस वो समझ लीजिए कि टाइम पास कर रहे थे खेतों में। तो यही होता है। कौन सा प्रकार की बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी में, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। बेरोजगारी के आंकड़ों को NSSO द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, अभी तो संस्था ही समाप्त कर दी गई है, ठीक है। बेरोजगारी निम्नलिखित प्रकार की होती, कौन कौन सी होती है, अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। इन सभी को हमने एक वीडियो में बढ़िया से डिस्कस किया था, एग्जाम्पल सहित डिस्कस किया था, उस वीडियो को जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, फालतू का समय लगेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे, ठीक है। देखिए 2011 की जनगणना हमारे ये सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है, ठीक है। इस वजह से हमको ये थोड़ा इसका जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। 2011 की जो जनगणना होती उसके जनगणना आयुक्त कौन थे, बताइए। विवेक कुमार जोशी थे, अरुण कुमार मिश्रा थे, सी चंद्रमौली थे कि सुकुमार सेन थे, बताइए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा है, सी चंद्रमौली थे, ठीक है। ये 2011 की जनगणना आयुक्त थे। अब ये बात करें विवेक कुमार जोशी, तो ये 2021 में जो होने वाली है इसके बनाए गए हैं, ठीक है, विवेक कुमार जोशी। अरुण कुमार मिश्रा कौन है, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। और सुकुमार सेन के बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, बहुत ही कॉमन सा सवाल है, ये पता होना चाहिए। हिंट दे दें आपको, ये कुछ इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए हैं, अब उसके क्या हैं ये आप बताइएगा, ठीक है। कमेंट ज़रूर करिएगा, देखते हैं कितना लोग सीरियसली पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। भारतीय संविधान की धारा 246 मतलब आर्टिकल 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व तो सरकार को सौंपा गया, ठीक है। कोई प्राइवेट संस्था देश की जनगणना नहीं कराती है, सरकार का। कौन थे, डॉक्टर सी चंद्रमौली, ये सी होगा, सी चंद्रमौली हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट हमारा साक्षरता भारत की अगर देखा जाए तो ओवरऑल 74.04% है, ठीक है, 74.04%। ऑब्वियस सी बात है, इसमें पुरुष और महिलाओं दोनों का शामिल होगा, ठीक है। अब अगला जो है, अगला स्टेप हमारा सोचने का होगा कि पुरुष ज़्यादा साक्षर होंगे, महिला कम साक्षर होंगी, क्योंकि जो वर्तमान भारतीय समाज है वो पुरुष प्रधान है। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे आंकड़ों में झलकता है कि 82.14% जो है पुरुष साक्षर है और 65.46 मात्र जो है ये महिला साक्षर है, ठीक है। और ये ओवरऑल जब मिला देंगे तब ये 74.04% हो जाएगा। आगे देखते हैं, गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया, मतलब किसने दिया था, किसने ये सबसे पहली बार बोला था गरीबी हटाओ। ऑप्शंस हैं आपके, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी या गांधी जी, बताइए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा है, इंदिरा गांधी, ऑप्शंस ए, ठीक है। अब मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी पीएम हैं, ठीक है, इनके बारे में जान लें। पहले गैर कांग्रेसी पीएम हैं, ये एकमात्र ऐसे पीएम हैं जिनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार और साथ ही साथ पाकिस्तान का भी सर्वोच्च पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। निशान ए पाकिस्तान बोला जाता है वहाँ का, भारत का भारत रत्न बोला जाता है, ठीक है। यही हैं जो दोनों जगह के पाए हुए हैं। और बताएं इनसे रिलेटेड, ये अभय घाट जहाँ पे इनका दफनाया गया है, जहाँ पे इनकी क्या बोलते हैं अंतिम स्थल, मकबरा जहाँ बना हुआ है उसको अभय घाट बोलते हैं, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी का, ये बहुत ही अच्छे पीएम रहे थे, अब तक के हम
जहाँ तक माने अगर बीजेपी का कहा जाए तो ये कह सकते हैं। मोदी जी तो अभी वर्तमान में हैं, अगर किसी को देखना है पीएम का, उनका कार्यकाल को अगर आकलन करना है तो 10-15 साल बाद ही पता चलता है। तो अभी तक अगर देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी हुआ, इंदिरा गांधी जी हुई, ये सब बहुत अच्छे पीएम बीते हैं, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है। जय विज्ञान इन्होंने जय जवान जय किसान में जोड़ दिया था। किसने नारा दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब ये अटल बिहारी वाजपेयी के जहाँ पे मृत्यु स्थल है उसको क्या बोलते हैं? सदैव अटल, ठीक है, सदैव अटल, ठीक है। फिर गांधी जी आते हैं। गांधी जी के बारे में अगर बताएंगे तो फिर पूरा लेक्चर ही चला जाए इन पे, तो इन पे बस इतना जान लेते हैं। इनके जहाँ पे समाधि स्थल उसको क्या बोलते हैं? राजघाट। इसको ऐसे याद कर लीजिए, देखो नोटों पे कौन राज कर रहा है? नोटों पे राज करने का मतलब पूरे देश पे राज करना। आज की डेट में नोट से भी बढ़कर है कोई नहीं, तो फिर ये समझ लीजिए कि राजघाट नोटों पे राज कर रहा है। नोटों पे कौन राज कर रहा है? गांधी जी, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ये ऑप्शन ए सही था हमारा, ठीक है, वहाँ पे इंदिरा गांधी वाला। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष के लिए चली थी। देखिए इंपॉर्टेंट, 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष के लिए, 5वीं 4 वर्ष के लिए, ठीक है। ये ख़त्म कैसे क्यों कर दी गई थी? दरअसल क्या हुआ था, जब इमरजेंसी लगी थी उसी दौरान ये चली थी। तो जब इमरजेंसी ख़त्म हुई, चुनाव हुए, तो इंदिरा गांधी जी बड़े भारी बहुमतों से हार गई, ठीक है, जीती नहीं, हार गई। जीता कौन? जनता दल, जनता पार्टी थी, ठीक है। तो उसमें मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने, तो वो एक होता है ना कि भारत में एक बहुत गंदी राजनीति खेली जाती है कि अगर ये वाले प्रधानमंत्री आए तो जो पहले के प्रधानमंत्री थे उनके सब पहले जो किए गए काम है उनको तो नकारो, गलत करो। तो वैसे ही ये भी पंचवर्षीय योजना पहले चल रही थी, इसको कह के नहीं ख़त्म करो, दूसरी हम लाएंगे। तो उन्होंने क्या लाया था? अनवरत योजना लाया था, ठीक है। ये सब आगे पंचवर्षीय योजना हमारा टॉपिक है, इस सिलेबस का हिस्सा है, तो ये सब पढ़ेंगे आगे हम। भारत में पंचवर्षीय योजना को रूस से शामिल किया गया, ठीक है। ये पूछा जा सकता, जैसे ये पूछा जाता है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो वैसे ये पूछा जा सकता है कि पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है, तो रूस से, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह के, ठीक है। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो यूपी के सीएम रहे हैं और भारत के पीएम भी रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताएं हम आपको। आगे देखते हैं। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1902 में, 1902 को 23 दिसंबर 1902 को उनका जन्म हुआ था। 1902 कोई ज़रूरत नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी की समाधि को किसान घाट कहा जाता है, क्योंकि किसानों के बहुत बड़े नेता थे, इस वजह से इनका समाधि स्थल का नाम किसान घाट कहा जाता है, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश के सीएम तथा भारत के पीएम रह चुके हैं, बताया अभी हम आपको। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण की संस्था, एक मिनट सेंटेंस गड़बड़ हो रहा है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, हम ऐसे बता रहे हैं कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है, बताइए। NSSO है या नीति आयोग है या RBI है, SBI, बताइए कौन सी है। तो हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा है, नीति आयोग, ठीक है। ये डिक्टो लाइन हमने लिखवाई है वहाँ पे। ऐसे ही सवाल बनेंगे कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी पे लिखा रहेगा नीति आयोग, ठीक है। आगे देखते हैं। NSSO जो थी ये तो गरीबी मापन करती थी, जो कि ख़त्म कर दिया गया है। RBI जो है ये जो महंगाई होती है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। SBI तो एक सिंपल सा बैंक है, भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। ऑप्शन बी देखिए, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सापेक्ष गरीबी मापन की 2 विधियां हैं, बताइए होती हैं कि नहीं।
हाँ होती हैं। एक होता सापेक्ष होता था, एक होता था निरपेक्ष। तो 2 विधियाँ हो गई। दूसरा लॉरेंजबर्ग और गिनी गुणांक आय की विषमता को दर्शाता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा एक वीडियो हमारा इसी पे समर्पित था। तो इसको यहाँ समझाने से बेहतर होगा कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिए। आई थिंक 7वां वीडियो था, ठीक है, लेक्चर वीडियोज़ का 7वां वीडियो था, ठीक है। तो ये भी सही है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है, समझाएं अच्छे से। पहला सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत, दोनों सही दोनों गलत, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सापेक्ष गरीबी मापन की 2 विधियां हैं, कौन कौन सी हैं? लॉरेंजबर्ग और गिनी गुणांक। गिनी गुणांक को जी से लगा डिनोट करते थे, और लॉरेंजबर्ग कुछ ऐसे नहीं बनता था, ऐसे ये वाला लॉरेंजबर्ग ऐसे जाके ऐसे हो जाता था। इस वाले क्षेत्र को ए कहते थे, इसको बी कहते थे। तो A/A+B ये गिनी गुणांक जी हो जाता था, ठीक है, यही होता था, यही सब था। लॉरेंजबर्ग तथा गिनी गुणांक आय की विषमता को दर्शाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। गिनी गुणांक का मान 0 और 1 के बीच हो सकता है। 0 कब होगा, 1 कब होगा, ये दोनों आइडियल कंडीशन है। 0 होने का मतलब है बहुत ही बढ़िया कंडीशन, ठीक है, और 1 होने का मतलब है एकदम बद से बदतर कंडीशन हो गई, उस जहाँ का जो है ये निकाला जा रहा है, गरीबी मापन किया जा रहा है, वहाँ से बदतर कंडीशन की स्थिति में रह रहे हैं लोग, ठीक है। ये हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए, उसमें ये सब पढ़े हैं पूरा लॉरेंजबर्ग के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं। तो फिर धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए चैनल के साथ। और हाँ दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में लोग कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं कि लगातार आवाज़ का कुछ प्रॉब्लम है। दोस्तों हो सकता है माइक का ही दिक्कत हो, हम देखते हैं। माइक अभी ऑर्डर किए थे, ये रिप्लेसमेंट टाइम में था, अभी हम दूसरा माइक ऑर्डर कर देते हैं इसको रिप्लेस करके। मैं बोलता हूँ अपनी तरफ से तो ठीक ही, अब पता नहीं, हो सकता है फ़िलहाल जो होगा। अब अगले थोड़ा सा मैनेज करिए, 1-2 दिन नया माइक आ जाएगा, तो फिर उसमें से शायद बेहतर हो जाए, ये आवाज़ वाली समस्या जो है दूर हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।